हेलो दोस्तों, मैं संजीव और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 50 MCQs के ऊपर। इसमें आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इवन यहाँ पे साइंस का भी क्वेश्चन मिलेगा। मैं ऑलरेडी 10 क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर चुका हूँ करंट अफेयर का। जनवरी और फरवरी का करंट अफेयर इसमें मिक्स है। तो देखते हैं 50 में से कितना आप मार्क्स उठा पा रहे हो। क्वेश्चन ड्यूल लैंग्वेज में होगा तो आराम से सॉल्व करना, मैं कुछ टाइम आपको दूंगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने, अलाउद्दीन खिलजी ने किसे राय रायन की उपाधि प्रदान की थी? राय रायन। तो अलाउद्दीन खिलजी जब दक्षिण पे अभियान कर रहे थे, यानी अलाउद्दीन खिलजी के एक सेनापति थे मलिक काफूर, जिसे 1000 दिनारी कहा जाता है, आप इसे जानते होंगे, ठीक है। तो मलिक काफूर जब अभियान कर रहा था तो वो देवकोट पे आक्रमण किया और राजा रामचंद्र को पराजित करके उसके क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिला लिया। लेकिन इसके साहस से प्रभावित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने इसे राय रायन की उपाधि से नवाजा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं, सल्तनत काल के राजवंशों को उसके काल क्रम के अनुसार सजाइए। तो पहले कौन आए थे? तो पहले आया था गुलाम वंश, उसके बाद आया था खिलजी वंश, इसके बाद आएंगे तुगलक वंश, इसके बाद आएंगे सैयद वंश और इसके बाद आएंगे लोदी वंश। तो इस सीक्वेंस में आपको सजाना है। दिल्ली डायनेस्टी स्टार्ट होता है 1206 में गुलाम वंश, और लोदी वंश खत्म होता है 1526 में, जब पानीपत का बैटल ऑफ पानीपत होता है पहला, ठीक है। तो इसका आंसर पहले होगा गुलाम, खिलजी नहीं दिख रहा है, तुगलक दिख रहा है। तो पहले गुलाम, तुगलक, इसके बाद क्या हो जाएगा? इसके बाद हो जाएगा सैयद, इसके बाद लोदी, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, साम्राज्य विस्तार के संदर्भ में अकबर ने सबसे पहले कहाँ आक्रमण किया था? जब अकबर साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, अकबर गद्दी पर कब बैठा है? तो हुमायूं की मृत्यु होती है 55 में, और इसी समय लगभग 56 में अकबर गद्दी पर बैठता है, और अकबर लगभग 1561 में अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू करता है। और ये सबसे पहले आक्रमण करता है मालवा पे, और मालवा को अपने अधिकार क्षेत्र में मिला लेता है। मालवा के जब राजा थे जो, वो उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनकी पत्नी जहर खाकर आत्महत्या कर लेती है, जिसे जौहर दिखाना का भी नाम दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में निवास करने वाली मानव प्रजाति थी? कौन सी मानव प्रजाति हड़प्पा सभ्यता में निवास करती थी? ठीक है, भूमध्य सागरीय, पेट्रो स्टेलॉइड या अल्पाइन, एक से अधिक। ऐसा ऑप्शन अब नहीं देता, अब स्ट्रेट फॉरवर्ड 4 ऑप्शन देंगे, ठीक है, जिसमें से चौथा ऑप्शन आपको नन ऑफ दिस देखने को मिल जाएगा। बीपीएससी का नेगेटिव अगर देखिएगा तो 1/3 है, तो इसको ख्याल रखा कीजिएगा कि आपका एक्यूरेसी सही होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। वहाँ उत्खनन से जो सामान और वस्तुएं प्राप्त हुई है, उससे जांच पड़ताल करने के बाद ये पाया गया कि वहाँ भूमध्य सागर के लोग भी रहते थे, अल्पाइन क्षेत्र के लोग भी वहाँ निवास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आंसर इसका मारा गया है निकोली कोंटी। निकोली कोंटी देवराय द्वितीय के शासनकाल में नहीं आए थे, ये देवराय प्रथम के शासनकाल में आए थे। नुनीज आए हैं अच्युत देवराय के समय में, बारबोसा आए हैं कृष्ण देवराय के समय में, ठीक है। तो देवराय विजयनगर साम्राज्य का शासक है, दक्षिण भारत के बारे में बात कर रहा है। तो आप हमें ये कमेंट में बताइए कि देवराय द्वितीय के शासनकाल में कौन यात्री आया था। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। मैं देर नहीं करने वाला, तेजी से आप क्वेश्चन कर लगाइए, आंसर दीजिए, एक्यूरेसी सही होना चाहिए आपका, ठीक है। भारत में निम्नलिखित घटना को सही काल क्रम में सजाइए कि सबसे पहली घटना कौन हुई, इसके बाद कौन हुई, इसके बाद कौन हुई। तो पहला क्या, पहले नगर संस्कृति विकसित हुई थी, उसके बाद लोहे की खोज हुई, उसके बाद पंचमाक्रम सिक्के आए, उसके बाद सोने के सिक्के आए। अच्छे से एक बार सीक्वेंस में देख लो और थोड़ा समझो कि भारत में सबसे पहले क्या हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता याद होगा, यानी नगर व्यवस्था सबसे पहले आई थी। नगर व्यवस्था ऑप्शन में एक ही में है, यानी सबसे पहले नगर नियोजन हुआ था। मगध के समय लोहे की खोज हुई थी, और मगध के बाद जब सातवाहन डायनेस्टी आता है तो पंचमाकर सिक्के आते हैं, और उसके बाद इंडो आर्क जब आते हैं भारत में तो सोने के सिक्के स्टार्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखी गई है? तो मैं आपको बता दूं कि अशोक का जितना भी अभिलेख है वो ब्राह्मी या खरोष्टी लिपि में लिखी जाती थी। मोस्ट ऑफ द अभिलेख जो उनके हैं वो ब्राह्मी लिपि में ही लिखी गई है। ब्राह्मी लिपि किसे कहते हैं? तो जो बाएं से दाएं लिखा जाता है, लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है, उसे कहते हैं ब्राह्मी लिपि, जो हम लोग लिखते हैं। खरोष्टी लिपि लिखा जाता है दाएं से बाएं, यानी उर्दू जो लिखी जाती है वो खरोष्टी लिपि में लिखी जाती है। तो ये बातें भी पूछी गई है। अब यहाँ कौन सा अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखा गया है? तो उसका 2 अभिलेख था, एक था हमारा मानसेहरा का और एक था शहबाज गढ़ी का। ये दोनों के दोनों अभिलेख जो है वो खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन डी। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन, कनिष्क की प्रथम राजधानी कहाँ थी? कनिष्क के बारे में जानते होंगे तो ये बता दीजिए कनिष्क के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था? मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ कनिष्क की प्रथम राजधानी कहाँ थी। तो प्रथम राजधानी उसकी थी पुरुषपुर, बिल्कुल सही, पुरुषपुर। पुरुषपुर पेशावर में है, पाकिस्तान के क्षेत्र में है। लेकिन कनिष्क ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाई थी? इसका आंसर भी आप कमेंट में करना। नेक्स्ट चलते हैं, पश्चिमी शक विजय के फलस्वरूप किस गुप्त शासक ने व्याघ्र सिक्के उत्कीर्ण कराए तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? ये इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया है ना, एक शब्द अगर आपको पता होगा आंसर आप लगा लोगे। इसका आंसर आप लगा चुके होगे, बिल्कुल सही है, चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, शक को पराजित किया था। सबसे पहले शक को पराजित कौन किया था? उज्जैन के एक राजा थे, शक को पराजित करेंगे और 57-58 BC में एक संवत स्टार्ट करेंगे जिसे कहते हैं शक संवत। इसके बाद स्टार्ट किया जाता है विक्रम संवत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, 1 से लेके 24 तक, और सबके अपने अपने प्रतीक चिन्ह थे, है ना। किन्हीं का शेर था, सांप है, बैल है, ठीक है, सबका अलग अलग चिन्ह था। यहाँ पार्श्वनाथ के बारे में बोल रहा है जो 23वें तीर्थंकर थे। तो आपको ये पता होगा पार्श्वनाथ का जन्म हुआ है काशी में, ठीक है। और पार्श्वनाथ जो थे वो जैन के लिए 4 धर्म स्टार्ट किए थे, और 5वां जो था वो कौन स्टार्ट किए थे? महावीर स्वामी, ठीक है। ब्रह्मचर्य का पालन करना महावीर स्वामी उसमें ऐड किए थे। तो ये जो पार्श्वनाथ का था वो था हमारा सर्प फन, यानी जो नाग भगवान होते हैं ना वो सांप का फन। लेकिन अगर सिंह देखा जाए तो ये महावीर स्वामी का था, और वृषण देखा जाए यानी कि बैल तो ये ऋषभ देव का था, ठीक है। नेक्स्ट चलते, इसका आंसर हो जाएगा बी। ऐसा क्वेश्चन बनता है जैन बौद्ध में, ऐसा ही क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। इजी वाले क्वेश्चन यहाँ आपको नहीं देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्रोत के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी? आंसर सिहली, ब्राह्मण ग्रंथ, जैन अनुश्रुति। यहाँ पे उपयुक्त में से एक से कोई नहीं, ऐसा एक ऑप्शन तो बीपीएससी में रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ये ऑप्शन हमेशा रहेगा, यानी आपको 3 में ही एक सिलेक्ट करना है, या तो आप चौथे पे जा सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा सिहली। सिहली मतलब होता है श्रीलंका। सिहली अनुश्रुति से जो बौद्ध ग्रंथ प्राप्त हुए उससे ये पता चला है कि अशोक अपने 99 भाइयों को मारकर गद्दी हासिल किया था। लेकिन जैन अनुश्रुति का कहना है कि अशोक जो है अपने पिता के, जो पिता इनके थे बिंदुसार, उनके खिलाफ गद्दी लिया था। अशोक को गद्दी हासिल नहीं होती, गद्दी मिलता सुसीम को। लेकिन वहाँ के राजे महाराजा जो थे, वहाँ के जो छोटे छोटे क्षेत्र के राजा थे, वो अशोक का राज्याभिषेक कर दिए। और अशोक गद्दी पर कब बैठता है? तो अशोक गद्दी पर बैठता है 269 BC में। 269 नहीं, 273 BC में बैठेंगे ये गद्दी पर, और 269 में इनका राज्याभिषेक होगा। तो ये 4 साल का जो अंतर आपको दिख रहा है, BC का बात कर रहे हैं तो BC में पीछे जाएंगे ना, 4 साल का जो गैप दिख रहा है, इसमें ही सिहली अनुश्रुति का कहना है कि ये 4 साल तक अपने भाइयों की हत्या कर रहा था। और इसके ठीक 8 साल बाद यानी 261 BC में कलिंग का युद्ध होता है। 13वें शिलालेख में इसकी जिक्र की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, मलिक अंबर का संबंध किस दक्षिण भारतीय राज्य से है? मलिक अंबर, तो मलिक अंबर का संबंध बीजापुर, खानदेश या गोलकुंडा। अब आपको लग रहा होगा ये तीनों में से कहीं कोई एक होना चाहिए, नहीं, गलत हुआ। इसका आंसर हो जाएगा डी, अहमदनगर, ठीक है। जो मलिक अंबर थे वो अहमदनगर से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने नायाब ए मुमली का पद स्थापित किया था? तो ये स्थापित करने वाले थे और कोई नहीं, ये थे बहराम शाह। बहराम शाह रईसों के प्रभाव में आकर ये पद स्टार्ट करते थे, ठीक है। स्टार्ट। नेक्स्ट, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के समकालीन थे? कबीर के बारे में जानते होंगे, संत कबीर। अगर संत कबीर के बारे में देखें इनका जन्म, तो इनका जन्म हुआ है 1440 में, और इनकी मृत्यु हुई है 1500, इनकी मृत्यु लगभग हो जाएगी 70 साल बाद। तो 7 4 11 70 इसमें ऐड कर दीजिए, वो तो हो जाएगा 1 5 5 5 1551। तो इनकी मृत्यु हुई है 1550, 51 नहीं 50, तो 1550 में इनकी मृत्यु हुई है, ठीक है। तो याद रखिएगा संत कबीर के बारे में कि संत कबीर का जन्म हुआ था 1440 में, इनकी मृत्यु हुई है 1550 में। संत कबीर अब इस समय कौन से शासक गद्दी पर बैठेंगे? तो इस समय शासक थे सिकंदर लोदी,
याद रखिएगा, सिकंदर लोदी इस समय शासन पे राज्य कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समानांतर सरकार में से सबसे लंबे समय तक चलने वाला सरकार कौन सा था? तो समानांतर सरकार का गठन किया जा रहा था। बलिया, सतारा, तामलुक आज़ादी के समय 1940 के समय 1940 से ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है, कि अलग अलग क्षेत्रों में क्या करना है, समानांतर सरकार की स्थापना करना है। कहीं पे 6 महीने, कहीं पे साल भर, कहीं पे 2 साल। सबसे अधिक जो समय रहा था वो 2 साल का था और वो था सतारा का क्षेत्र। सतारा का जो क्षेत्र था वो स्टार्ट हुआ था यहाँ 1943 में और ये सरकार लगभग चली थी 1945 तक। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, सतारा। नेक्स्ट, भारत में किस वर्ष आर्म्स एक्ट पारित हुआ था? आर्म्स एक्ट यानी इस एक्ट के तहत भारतीयों को बंदूक रखना वर्जित कर दिया गया था और इसी के समय प्रेस की स्वतंत्रता गैंगिंग एक्ट लाया गया था, ठीक है। तो ये आया था लिट्टन के समय में 1878 ईस्वी में। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो पाकिस्तान की जो शब्द का इस्तेमाल है वो सबसे पहले रहमत अली करेंगे, ठीक है, और ये मांग की गई थी सबसे पहले 1940 ईस्वी में, यानी मार्च 1940। नेक्स्ट चलते हैं, साइमन कमीशन द्वारा किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी? साइमन कमीशन कब आया था? आपको पता है साइमन कमीशन में 7 लोग थे और 7 के 7 गोरे थे, इसलिए भारत में नारा दिया गया था साइमन कमीशन गो बैक। ये अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करेंगे 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? अखिल भारतीय किसान सभा है और किसान सभा का नाम जैसे ही आता है, नाम आ जाता है बिल्कुल सही, स्वामी सहजानंद का। इसका आंसर हो जाएगा बी, स्वामी सहजानंद। नेक्स्ट, पीटर मुंडी जब पटना आया था उस समय मुगल वंश का शासक कौन था? पीटर मुंडी आया था, मैनरिक आए थे, तैवरनीय आए थे, ये सारे के सारे पटना आकर घूम कर गए थे। जब पीटर मुंडी आए थे उस समय शासक कौन था? तो उस समय शासक थे हमारे शाहजहां। नेक्स्ट, उपास्थि उत्तक की कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? अब साइंस का क्वेश्चन है, तो ये कहा जाता है कार्डियोब्लास्ट। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अच्छे से ऑप्शन पढ़िएगा, आंसर लगाइएगा। पहला है कि यकृत शोध यानी कि हेपेटाइटिस बी वायरस इज द टर्मिनेटेड मच लाइक HIV। दूसरा है यकृत शोध सी का टीका होता है जबकि यकृत शोध बी का टीका नहीं होता है। सार्वभौम रूप में यकृत शोध बी और सी विषाणुओं से संक्रमित व्यक्तियों की HIV से संक्रमित लोगों की संख्या से कई गुना अधिक होता है। क्या बोल रहा है? नहीं। इसका आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, लंबा चौड़ा क्वेश्चन, ठीक है। यदि हथेली पर कोई नुकीली वस्तु चुभती है तो इस संवेदना को कौन सा नर्व मस्तिष्क तक पहुंचाता है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? पहला है ड्राइविंग फोर्स के बारे में तो बात ही नहीं करेंगे। नर्व्स के बारे में बात आएगा तो नर्व एक यहाँ है कि नर्व यहाँ पे है। कपालीय नर्व या संवेदी अंग, तो संवेदी अंग होगा यानी सेंसरी ऑर्गन, यही हमें सेंसरी नर्व ही संदेश देगा। नेक्स्ट, दो समांतर बन की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर mv², हाफ mv², ये आप जानते होंगे, ठीक है। अब 2 दिया है ना, हाफ mv², हाफ mv², 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या दिया है? गतिज ऊर्जा का अनुपात। 2 समान वस्तुओं के गतिज ऊर्जा का अनुपात कितना है? 4:9। तो इसका बता दीजिए क्या पूछ रहा है, तो इसका दोनों का अनुपात बता दीजिए क्या होगा। तो गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? सिंपल इस पे रूट लगा दीजिए दोनों पे, यानी 4:9 निकल के आएगा 2:3। हाफ mv² यानी v का वैल्यू दिया है, रूट निकाल के रखेंगे तो 2:3 हो जाएगा। आंसर हमारा बी। नेक्स्ट चलते हैं, फैराडे स्थिरांक क्या है? फैराडे स्थिरांक जो है, आराम से ऑप्शन पढ़िएगा, इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रोलाइट में पारित विद्युत धारा पर निर्भर करता है, विलायक के आयतन पर निर्भर करता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट घोला गया हो, या सार्वभौमिक स्थिरांक पर निर्भर करता है। तो ये निर्भर करता है यूनिवर्सल कांस्टेंट पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा सयानता किसमें होती है? सयानता यानी विस्कोसिटी वाला पदार्थ कौन सा? ये क्वेश्चन बहुत बार देखा गया है। तो अगर विस्कोसिटी के बारे में बात करें तो पहले नंबर पे शहद आता है, दूसरे नंबर पे आता है खून, तीसरे नंबर पे आता है जल। तो सबसे ज़्यादा पूछ रहा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हनी। नेक्स्ट चलते हैं,
वर्तमान भारत में मुद्रास्फीति का मापा किया जाता है, यानी क्या मेजरमेंट, कैसे मेजर किया जाता है मुद्रास्फीति को, तो ये क्या जाता है किसका, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जरिए वर्तमान में मुद्रास्फीति की जांच की जाती है। नेक्स्ट, मौद्रिक नीति का क्रियान्वयन भारत में कौन करता है? मौद्रिक नीति तो कौन करेगा? बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? आरबीआई को कहते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? आरबीआई। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, मीना और उसकी माँ की आयु का अनुपात कितना है? 3:8। 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा यदि 10 वर्ष के बाद उनकी आयु का अंतर कितना है? 35 वर्ष। देखो यहाँ पे पता है क्या, कंफ्यूज करने के लिए दिया है, कंफ्यूज करने के लिए क्या दिया है कि 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा यदि 10 वर्ष के बाद, ये 10 वर्ष जो दिया है ना वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दिया है। अरे भाई 10 वर्ष के बाद भी 35 वर्ष का अंतर होगा, 10 वर्ष अभी भी 35 वर्ष का अंतर होगा, क्योंकि अगर मीना की उम्र बढ़ेगी तो उनकी मदर के भी तो उम्र बढ़ेगी, माँ भी बढ़ेगी और बच्चा भी बढ़ेगा। तो देख लो इन दोनों का गैप कितना है? 5, और 5 का वैल्यू कितना दिया है? 35, यानी 1 का वैल्यू निकाले कितना आएगा? 7। अब क्या पूछ रहा था कि 10 वर्ष तो पहले इसमें इंक्लूड कर देते, यहाँ से हम मल्टीपल करेंगे 21 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा? 56। 8 7 56, 7 तिया 21, ठीक है। अब 10 वर्ष बाद पूछ रहा है ना, तो इसमें 10 वर्ष ऐड कर दीजिए, यहाँ 31 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 66, यही ना? 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का, 4 वर्ष पूछ रहा है, 10 वर्ष नहीं 4 वर्ष, तो इसमें 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25 और ये हो जाएगा हमारा 60। काट लीजिए, 5 के 25 और 12 5 के 60, यानी आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक से ध्यान रखिएगा बनाते समय। बीपीएससी ऐसा ईजी क्वेश्चन पूछ देता है, दिए गए श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। रीजनिंग का क्वेश्चन है, ज्ञात करना है, ढूंढिए। कैसे कीजिएगा आंसर, देखिए क्या होगा इसका आंसर, कोशिश कीजिए एक बार। क्या होने वाला है? 7 8 11 15 22 33 51। नेक्स्ट में क्या होगा? इसका आंसर लगाने के लिए आपको गैप फाइंड करना पड़ेगा। पहले 1 चल रहा है, फिर 3 आया है, 11 3, फिर 4 आया है, फिर 7 आया है, फिर हमारा 11 आया है, इसके बाद 18 आया है ना? तो अब एक पैटर्न आपको दिख रहा होगा कि 1 के बाद 3, 3 के बाद 4, यानी ये दोनों को जोड़कर ये लिख दिया गया, ये दोनों को जोड़कर ये लिख दिया गया, ये दोनों को जोड़कर ये लिख दिया गया, ये दोनों को जोड़कर ये लिख दिया गया। तो हम ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 29, और 29 51 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 80। ऑप्शन 80 दिख रहा है, बिल्कुल सही, बी। नेक्स्ट चलते हैं, एक्स बाई का भाई है। अब ऐसा क्वेश्चन अगर आए तो पहले तो ये याद रखना है कि मेल में प्लस का और फीमेल में माइनस का। अब एक्स बाई का भाई है तो एक्स प्लस है और बाई हमको पता नहीं है कि लड़का है कि लड़की, हमको अभी तक पता नहीं। बाई जेड का पिता है, अब पता हो गया कि बाई भी लड़का है और जेड का पिता है। जेड अभी भी हमको नहीं पता कि जेड पुरुष है कि महिला है। 2 और बाई बहने हैं, सॉरी यहाँ 2 नहीं होगा, यहाँ जेड होगा। जेड और डब्लू बहने हैं, यानी जेड और डब्लू दोनों बहने हैं, तो जेड भी बहन और डब्लू भी बहन। तो बता दीजिए डब्लू का एक्स से कौन सा संबंध है? तो देख लीजिए ये दोनों भाई हैं और इनके दोनों बच्चे हैं, तो ये इनके कौन लगेंगे? भतीजी लगेंगे। तो आंसर हमारा कौन होगा? निस, यानी भतीजी। नेक्स्ट, भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? गेहूं उत्पादन में नंबर 1 पे कौन सा राज्य आता है? उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे आएगा, पंजाब दूसरे नंबर पे आता है और हरियाणा तीसरे नंबर पे आता है। तो आंसर इसका हो जाएगा यूपी। नेक्स्ट, माकयास जनजाति निम्नलिखित में से किस देश में पाए जाते हैं? ऐसा क्वेश्चन पूछता है, भारत में ही पूछता है कि गारो जनजाति कहाँ रहते हैं, मिकिर जनजाति कहाँ रहते हैं, ये सारे क्वेश्चन पूछता है। तो ये पाए जाते हैं हंगरी में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, रावी नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस दर्रा से होकर होता है? तो रावी नदी के बारे में जानते हैं, हिमाचल प्रदेश से निकलती है। हिमाचल प्रदेश से 2 नदियाँ निकलती है, रावी नदी भी निकलती है और हमारा ब्यास नदी भी निकलती है। रोहतांग दर्रे से निकलती है ब्यास नदी और रोहतांग दर्रे से निकलती है रावी नदी भी। ब्यास नदी जाके सतलज में मिल जाएगी और रावी नदी ऊपर जाके चेनाब नदी में मिल जाएगी, ठीक है। तो रावी, ब्यास और चेनाब ये तीनों निकलती है हिमाचल प्रदेश से, जबकि झेलम नदी निकलती है ऊपर से, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा रोहतांग दर्रा। नेक्स्ट, भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का वर्तमान प्रतिशत कितना है? यानी वर्तमान में लोकसभा में कितनी प्रतिशत महिलाएं हैं?
तो वर्तमान में अगर कुल लोकसभा का सीट देखा जाए तो 550, चुनाव देखा जाए तो 545 पर होता है, और वर्तमान में चुनाव हुआ है 543 पे। और इसमें महिलाएं कितनी हैं? 78 महिलाएं हैं, फीमेल 78 है। प्रतिशत अगर देखा जाए तो मात्र 14% महिलाएं हैं, ठीक है। तो अगर एक हिसाब से देखा जाए तो महिलाओं का कम से कम आरक्षण कितना है? 33% होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में कितना है? मात्र 14% है। तो लोकसभा में अधिकतम सीटें कितनी होती है? चुनाव कितना पर होता है और कितना पर चुनाव किया गया था, ठीक है। अगर पूछा जाए कि कितना होता है लोकसभा में, वर्तमान में महिलाएं कितनी हैं, तो 78 महिलाएं हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो आपको पता है ना, इस्पात संयंत्र की स्थापना जो था हमारा, वो दूसरे पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना पे कृषि पर बल दिया गया था और दूसरे पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग पे बल दिया गया था। ये बोल रहा है चौथे के बारे में, तो चौथा जो होगा हमारा वो विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र होगा। विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र का स्थापना किया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना के बाद। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों को पर अध्ययन कीजिए, इनमें से कौन सही है? खासी, मैकाले पर्वत, महादेव पर्वत और छोटा नागपुर का पठार। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, अगर आप पर्वत और पठार पढ़ के रखें तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब नीचे आता है, उपयुक्त आकृतियों को पूर्व से पश्चिम की ओर अरेंज कीजिए, यानी पूर्व में कौन है और उसके हिसाब से पश्चिम में चलते चले जाइए। तो पहले हमारा खासी दिया है ना, गारो खासी जयंतिया पता है ना, मेघालय में है, तो पहले नंबर पे खासी हो जाएगा। इसके पीछे चलेंगे तो मैकाल, महादेव और छोटा नागपुर। छोटा नागपुर के बारे में आपको पता होगा कि छोटा नागपुर कहाँ आता है, तो झारखंड के क्षेत्र में छोटा नागपुर का पठार है, तो दूसरा में आ जाएगा नंबर 4। इसके बाद आता है कौन पर्वत, तो 1, 4, उसके बाद आते हैं हमारे मैकाल पर्वत। मैकाल पर्वत और महादेव पर्वत सतपुड़ा का हिस्सा है, जो हमारा मध्य प्रदेश के क्षेत्र में फैला है, जहाँ से ताप्ती नदी और नर्मदा नदी निकलती है। तो दूसरे में आ जाएंगे हमारे कौन, तो मैकाल पर्वत और फिर हो जाएंगे महादेव पर्वत। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन, 1, 4, 2, 3, ऑप्शन सी। क्वेश्चन ऐसा लेवल का क्वेश्चन बनना चाहिए कि जो लोग डीप में पढ़ के रखा है वो आसानी से लगा दे, और नहीं तो इस सारे क्वेश्चन को आसानी से आप हल नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट, एडीपी का निर्माण किस संश्लेषण की किस अभिक्रिया में होता है? प्रकाश संश्लेषण की किस अभिक्रिया के दौरान एडीपी का निर्माण होता है? इन विच रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज एटीपी फॉर्म्ड? तो एटीपी का निर्माण, जो एडीपी है एडेनोसिन ट्राइफॉस, ये एडीपी नहीं होगा, या एटीपी होगा, टी होगा यहाँ पे, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। इसका निर्माण होता है किस प्रक्रिया के दौरान? तो प्रकाशहीन रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? ये बाच नहीं होगा, यहाँ बाघ होगा। बाघ अभयारण्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बाघ अभयारण्य देखा जाए तो ये हो जाएगा नागार्जुन सागर श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश में है। भारत में वर्तमान में अगर देखा जाए अभयारण्यों की संख्या टोटल 54 है, और 54वां अभयारण्य कहाँ है? तो 54वां अभयारण्य बनाया गया है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को, और ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। तो वर्तमान में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? 54। नेक्स्ट चलते हैं, पूर्णतः कोशिका विभाजन की अंतिम अवस्था क्या होती है? प्रोफेज, साइटोकाइनेंस, मेटाफेज, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा साइटोकाइनेंस, ऑप्शन बी। अब आने वाले हैं करंट का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक कौन सा था? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का रैंक पूछ रहा है। पहला रैंक अमेरिका का ही होगा, दूसरा चीन, तीसरा रसिया, और चौथा हमारा कौन सा था? प्यारा देश भारत। नेक्स्ट, असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2023-24 से किसे सम्मानित किया गया? असम वैभव पुरस्कार किसे दिया गया है? रतन टाटा, मुकेश अंबानी, रंजन गोगोई, नरेंद्र मोदी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रंजन गोगोई साहब को दिया गया है। नेक्स्ट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त की गई? ये शब्द जहां लग जाएगा ना, आप ये मान के चलो कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछने वाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा नीना सी। नीना सी को CISF का जवान बनाया गया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, नीना सी तो नहीं होंगे, अभी हम लोग देख लिया नीना सी नहीं होंगे। मेहुल सी राणा, विवेक सी, अनीस दयाल सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनीस दयाल सी। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन 55। इसरो द्वारा वर्ष 2024 का पहला मिशन कौन सा लॉन्च किया गया था?
इसरो ने 1 जनवरी 2024 को अपना पहला मिशन लॉन्च किया है, तो वो कौन सा है, ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो वो है हमारा एक्सपोसैट, ठीक है, PSLV 58 से ये लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, विश्व तीरंदाजी पुरस्कार किसने जीता है? शीतल देवी, रीना कुमारी, मुस्कान किरारा या दीपिका कुमारी? तो ये जीतने वाली हैं शीतल देवी, 19 वर्ष की एक बच्ची है, उन्होंने ये पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया जाएगा? इजी सा क्वेश्चन है, अभी अभी इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, ये और कोई नहीं है बल्कि अरविंद पनगड़िया होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इनमें से कौन सा देश ब्रिक्स ग्रुप का हिस्सा नहीं है? तो ब्रिक्स ग्रुप का हिस्सा, ब्रिक्स में कितने देश हैं? BRICS, पहले ये ब्रिक था 4, बाद में साउथ अफ्रीका जुड़ गया, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, उसके बाद आएंगे साउथ अफ्रीका। लेकिन अभी हाल ही में 2023 नहीं बल्कि 2024 में, जनवरी 2024 में 5 देश और इसमें शामिल हो चुका है। बात तो 6 देश की चल रही थी, अर्जेंटीना को भी शामिल करने की बात की जा रही थी, लेकिन अर्जेंटीना को खारिज कर दिया गया। तो वर्तमान में कौन कौन शामिल हो गए हैं? मिस्र, इथियोपिया, ईरान, इसके अलावा सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। ये 5 देश मिलने के बाद अब ब्रिक्स जो 5 था, अब ब्रिक्स टोटल कितना हो गया? ब्रिक्स में देशों की संख्या 10 हो गई। तो ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्रिक्स में वर्तमान में देशों की संख्या कितनी है? तो 10। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल किस राज्य में खोला गया? तो कन्या सैनिक स्कूल खोला गया है मेरठ में। मेरठ किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। लास्ट, किस राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों द्वारा सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। अब हमें कमेंट में बताना कि गुजरात के CM कौन है और गवर्नर कौन है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इस तरीके से मैं वीडियो हर दिन अब लाता रहूँगा। बिहार स्पेशल क्वेश्चन इसमें नहीं था, मैं कोशिश करूँगा कल इसमें बिहार स्पेशल का 4-5 क्वेश्चन अच्छे ऐड कर दिए जाए। 50 क्वेश्चन हमारे रहेंगे, BPSC लेवल का ही रहेगा। ठीक है, मिलते हैं। अगर अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।